नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बरेली से खबर है। सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। 7 लड़कियों समेत 15 गिरफ्तार किए गए हैं। कोलकाता की रहने वाली लड़की चलाती थी रैकेट। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कश्मीर सहित कई राज्यों से लड़कियों की तस्करी होती थी। डिमांड के हिसाब से सौदा तय होता था। मौके से कई राज्यों की लड़कियां बरामद की गई हैं। बड़ी तादाद में नकदी बरामद की गई है। थाना इज्जतनगर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कामयाबी मिली है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। बरेली से सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। 7 लड़कियों समेत 15 गिरफ्तार किए गए हैं। और रामविलास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामविलास, कब ये गिरफ्तारी हुई और कहां तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है? सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसके लिए कलकत्ता की रहने वाली एक लड़की बरेली में पिछले करीब 1 साल से सेक्स रैकेट को चला रही थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कई राज्यों की लड़कियां डिमांड के हिसाब से यहाँ पर लाई जाती थी। जिनका जिस तरीके से डिमांड होती थी उसी तरीके से उसका पैसा पे किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से एसएसपी बरेली ने एक सीक्रेट नंबर जारी किया हुआ है कि अगर किसी को कोई किसी गोपनीय शिकायत को करना है तो वो इस नंबर पर कर सकता है। इसी आधार पर एसएसपी बरेली को सूचना मिली थी कि नगर इलाके में एक सेक्स रैकेट चल रहा है, जहां पर कई राज्यों से लड़कियों को लाया जा रहा है। इसी आधार पर एसएसपी बरेली ने एक टीम को बनाया और टीम ने जब मौके पर जाकर के रेड की है तो वहां से 8 पुरुष और कई राज्यों की महिलाएं शामिल हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर गाजीपुर से है। आंगनबाड़ी वर्कर्स भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। 14 लोगों ने फर्जी आय प्रमाण पत्र से नौकरी ली है। शिकायत के बाद जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा। 14 दोषी लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आंगनबाड़ी के 286 पदों पर नियुक्तियां हुई थी। तो ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। शिकायत के बाद जांच में खुलासा हुआ है। 14 दोषी लेखपालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कुछ शिकायतें आई हैं जिनके आय प्रमाण पत्र गलत बनाए गए हैं। ये शिकायतें आई हैं, कुछ लोग अध्यापक हैं, कुछ लोग नौकरी में हैं, कुछ लोग आर्मी में हैं, उनके आय गलत बने हैं। क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया था बीपीएल का, बीपीएल को इसमें वरीयता देनी थी, तो बीपीएल कैंडिडेट का चयन पहले हुआ है इसमें। तो इस समय मेरे पास जो नियुक्ति रिजल्ट निकलने के बाद जो शिकायतें आई हैं उनकी हम जाँच करवा रहे हैं। अगर वो जाँच सही पाई जा रही है, उनका आय गलत बना हुआ है, तो संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनका चयन हम लोग निरस्त भी कर रहे हैं। तो अभी तक 14 मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक मामला निवास प्रमाण पत्र गलत बने होने का है और 13 मामले आए हैं जो आय गलत होने का है। तो इनका आय प्रमाण पत्र इनका गलत पाया गया है। जो कहीं न कहीं नौकरी में है उनका आय गलत बन गया है। संबंधित दोषी लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। अंबेडकर नगर में फर्जी नौकरी बांटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह बेरोजगार युवकों और छात्रों को अपना शिकार बनाता था और फर्जी ट्रेनिंग और नियुक्ति पत्र देकर उनसे पैसे ऐंठता था। पीड़ितों ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से कई बड़ी कंपनियों के फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद हुए हैं। फोन की तलाशी ली गई, इनके पास से उपलब्ध जो डॉक्यूमेंट की तलाशी ली गई, उसमें पाया गया कि ये लोग यही काम करते हैं। ये अदानी का, बिरला का अलग अलग संस्थानों के नाम पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उनको ट्रेनिंग देने के पश्चात उनका फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देते हैं और दूर के एड्रेस पे उन बच्चों को फूडिंग लॉजिंग के नाम पे पैसा लेके भेज देते हैं। तो जब ये बच्चे वापस उस जगह पे पहुंचते हैं नौकरी के लिए, तो पाते हैं कि सब पूरा जो भी प्रकरण था वो फर्जी था और इनसे पैसा वसूल जाएगा। तो इस प्रकार के गैंग का जो टांडा कोतवाली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इनका मेन ऑपरेशन का काम रहा है इलाहाबाद में और लखनऊ में। मेनली यहाँ ऑपरेट करते हैं। यहाँ अम्बेडकर नगर हमारे यहाँ आए थे, तो इस संबंध में इनका भंडाफोड़। खबर हापुड़ से है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने साजिश कर संतोष नेपाली उर्फ नदीम नाम के शख्स की गला रेतकर हत्या की थी। हत्यारों के कब्जे से चाकू, मोबाइल और घटना में इस्तेमाल कार बरामद हुई है। आरोपी शमशाद ने पूछताछ में बताया कि नदीम के मेरी पत्नी से अवैध संबंध थे, छुटकारा पाने के लिए हत्या की।
ये सिंभावली पुलिस के द्वारा एक बिल्कुल ब्लाइंड केस, जो अभी एक घटना लगभग 10 दिन पहले हुई थी, उस पर बहुत त्वरित कार्रवाई, बहुत प्रशंसनीय रूप से इसमें कार्रवाई करी है। आपको याद होगा कि बक्सर नहर के पास में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके गले पर कटे होने के निशान थे और काफ़ी बेरहमी से उसको जो है चाकू से और धारदार हथियार से मारा गया था। ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। वहाँ पर कोई सीसीटीवी भी नहीं था उस जगह पर, और भी काफ़ी सुनसान उस जगह थी जहाँ पर उसको डाला गया था। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों की लखनऊ में रैली निकाली। पूर्वांचल डिस्कॉम के निजीकरण में के विरोध में रैली निकाली गई। कई राज्यों के बिजली कर्मी निजीकरण के खिलाफ रैली में शामिल हुए। बिजली कर्मियों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किन मुद्दों को लेकर विरोध किया जा रहा है? केवल निजीकरण, उसके विरोध में रैली है और रैली के बाद आंदोलन के कार्यक्रमों का ऐलान है। इस दौरान सर आप देख रहे हैं नारा लगा रहे हैं ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। इसके पीछे जिंदाबाद क्योंकि मुख्यमंत्री पर बिजली कर्मियों का विश्वास है, ऊर्जा मंत्री पर विश्वास समाप्त हो गया। क्या क्या आखिर मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? एक ही मांग है, निजीकरण वापस। अभी कितनी प्रक्रिया पहुंची है? निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि घाटा हो रहा है, ऊर्जा विभाग कह रहा है, ऊर्जा विभाग कह रहा है कि घाटा हो रहा है, ऊर्जा विभाग कह रहा है कि घाटा हो रहा है, इसलिए निजीकरण करना पड़ रहा है। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। पीएम मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री काशी में दौरे का अर्धशतक लगाएंगे, यानी काशी में पीएम का यह 50वां दौरा होगा। करीब 3,900 करोड़ रुपए की योजनाओं का पीएम तोहफा देंगे। आज तैयारियों का जायजा लेने मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने यहां पुलिस लाइन में बनी कैंटीन का उद्घाटन किया। 50 फैंटम बाइक दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में समीक्षा की गई। उसके बाद से फैंटम मोबाइल, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यहाँ संकीर्ण गलियां भी हैं और पुलिस के तत्काल पहुँचने के लिए जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए वो और बेहतर हो, उसके लिए ये 50 लेपर्ड मोटरसाइकिलें वाराणसी पुलिस के बेड़े में ऐड की गई हैं। और पूरे देश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है, कोई भी सूचना आती है तो वो पिछले 5 महीनों से सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे कम समय में पुलिस पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने आज वाराणसी में 50 फैंटम गाड़ियों का शुभारंभ किया। इस वक्त हरी झंडी दिखाकर ये 50 फैंटम गाड़ियों को रवाना किया गया है। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव यहाँ पर आप ये देखिए मौजूद हैं और अब यहाँ पर फैंटम गाड़ियों के साथ साथ जो पुलिस के लिए एक कैंटीन है उसका भी शुभारंभ डीजीपी और मुख्य सचिव ने यहाँ किया। और पुलिस की सुरक्षा के बेड़े में और भी कई नई फैंटम गाड़ियां जोड़ी गई हैं। फिलहाल शुभारंभ के बाद सभी फैंटम गाड़ियों को रवाना किया गया है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। 2% डीए बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 53% से बढ़ाकर 55% महंगाई भत्ता सरकार ने कर दिया है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से ही इसका लाभ मिलेगा। यूपी के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। मई महीने में महंगाई भत्ता और एरियर के भुगतान में करीब 300 करोड़ का अतिरिक्त खर्च सरकार पर आएगा। कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने पर सीएम योगी ने पोस्ट भी किया है। सीएम योगी ने पोस्ट कर लिखा है कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। सभी राज्य कर्मचारियों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में वक्फ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। वक्फ कानून में संशोधन का बिल पास हुआ, यानी सामाजिक न्याय के लिए एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया।
राइजिंग भारत कार्यक्रम में पीएम के वक्फ और बंटवारे पर दिए गए बयान का यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो सपा हो, सभी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस ने केवल एक ही काम किया मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बनाया बांग्लादेश मुसलमानों के लिए, पर्सनल लॉ बनाया मुसलमानों के लिए, 3 तलाक बनाया मुसलमानों के लिए। ये सारे कानून केवल एक वर्ग विशेष को खुश करके उसे इंसान न मान करके उसको अपना वोट बैंक के चक्कर में फंसे। उस वोट बैंक करते करते इतना आ गए कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, मंदिर नहीं बनाया, गोली चलाया मुसलमानों के लिए, मंदिर का मुसलमानों के लिए, औरंगजेब का जगह जगह से लगा रखा है शिलापट मुसलमानों को खुश करने के लिए। पीएम मोदी के तुष्टीकरण वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार मुसलमान के हक और अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। की राजनीति नहीं, उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है। उनकी जमीनों को कब्जा करने की नीयत है सरकार की। सरकारी लोगों की दखलंदाजी करके, गैर मुस्लिम लोगों को उसमें शामिल करके, मुस्लिम लोगों को जो वक्फ करने के लिए जो शर्तें डाली गई हैं कि 5 साल तक वो मुस्लिम होना चाहिए, वो इस्लाम को स्वीकार करने वाला, कौन सा थर्मामीटर और मापदंड है मोदी जी के पास या सरकार के पास? लगातार ये जो बिल आया, ये मुसलमान भाइयों की जमीनों को कब्जा करने की नीयत से। इस बात को हम लोगों ने सदन में भी कहा, सड़कों पर भी कहा और आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। पीएम मोदी के वक्फ वाले बयान पर संत समाज ने खुशी जाहिर की है। मथुरा के संतों ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष मुसलमानों को भड़का रहा है। वक्फ बिल गरीब और बेसहारा मुसलमानों के हित में है। मोदी सरकार के फैसलों की वजह से विपक्ष को जनता नकार रही है। वक्फ बिल को आम मुसलमानों के हितों की रक्षा एवं सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया कदम बताया, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार चोर चोर मौसेरे भाई बहन बनकर सत्ता को हथियाने के लिए राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव व अन्य के द्वारा मुसलमानों पर राजनीतिक रोटियां सेककर सत्ता हथियाने का जो कार्य किया जा रहा है, वह कभी सपना इनका पूर्ण नहीं होने वाला है। हम सनातनी संत धर्माचार्य प्रधानमंत्री यशस्वी जो सनातनी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो उदार व्यक्ति हैं और जो हिंदू होता है वो उदार ही होता है। तो हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके हित के लिए, एक केवल मुसलमानों का ही हित नहीं है, सबके हित के लिए और मुसलमानों के हित के लिए यह वक्फ बिल पास किया है, क्योंकि हिंदू किसी का अहित नहीं करता है। पूरी दुनिया में यदि कोई कौम यदि उदारवादी है तो वो है हिंदू सनातनी लोग। पीएम मोदी के वक्फ वाले बयान को लेकर सियासी नेताओं से लेकर धर्मगुरुओं के बयान सामने आ रहे हैं। मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में नहीं है, हम इसका विरोध सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। बिल जिस तरीके से पेश किया गया है, ये कतई तौर पर इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो मुसलमानों की हिमायत में नहीं है और तमाम मिली तंजीमों ने इसकी मुखालिफत की है। तमाम मिली तंजीमों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वज़ीर आज़म ने क्या कहा है या कौन सा पॉलिटिकल लीडर क्या कह रहा है, ये एक सियासी बहस है और सियासी बहस में हमें नहीं पड़ना है। वक्फ बिल को लेकर शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के हित में है। मुसलमानों को इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग वक्फ की आड़ में भूमाफिया का काम कर रहे थे, उन पर कार्रवाई जरूरी है। इससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। मगर कुछ पॉलिटिकल लोग अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए, लक्ष्य के लिए वो मुसलमानों को वरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि इन सियासी लोगों के उकसावे, बहकावे और भड़कावे में ना आए। ये मुसलमानों के हितों में है।
नए वक्फ बिल का एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने विरोध किया है। उनका कहना है कि जनता को सरकार की मंशा पर शक है। वक्फ की संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। के अंदर स्वीकार किया गया कि हम मस्जिदों को, मदरसों को, ईदगाहों को या ऐसी कोई दरसगाहों को जो इस्तेमाल में आ रही हैं उसको छुएंगे नहीं, लेकिन वक्फ की जमीन इतनी ज्यादा है जो अलग ऐसे किसी उपयोग में नहीं आ रही, पड़ी हुई है, उसको हम बेचेंगे और उसके पैसे से हम मुस्लिम महिलाओं के, अब मुस्लिम पिछड़े तबके के लोगों के वेलफेयर का काम करेंगे, उनके हित में उसको खर्च करेंगे। आ गई बात न बेचेंगे और खरीदेंगे, इसलिए लोग शक कर रहे हैं। आगरा में हिंदू महासभा से जुड़ी महिला ने रामजी लाल सुमन के आवास पर चूड़ी फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। महिला ने कहा कि रामजी लाल सुमन को महंगी चूड़ियां पहनाने के लिए लाई हूं। बता दें कि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद से लोगों में आक्रोश है। सीतापुर में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। बस को ओवरटेक करते समय हादसा हुआ है। 2 घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा गया है। रामकोट थाना क्षेत्र की घटना है। नैमिषारण्य से दर्शन करके वापस जा रहे थे तो कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। 2 घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा गया है। बहराइच में रास्ते की जमीन पर बने 8 घरों पर बुलडोजर चला। रास्ते की जमीन पर कब्जा कर घर बनाए गए थे। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। मामला ससना गांव का है। बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद रही। प्रतापगढ़ में चावल की बोरी चुराने वाले 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। 18 बोरी चावल पुलिस ने बरामद किया है। सरकारी कोटे की दुकान से चावल की बोरियां चोरी की गई थीं। पुलिस ने ललित पटेल, राजनाथ पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। 8 अप्रैल को चोरों ने भदोई गांव की राशन की दुकान पर ताला तोड़कर चोरी की थी। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भदोही में स्थित सरकारी कोटे की दुकान से गेहूं एवं चावल की बोरियां की चोरी होने की सूचना थाना कोतवाली देहात पर प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर 8/4/2025 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। साक्ष्य संकलन के दौरान इस प्रकरण में 5 लोगों का नाम प्रकाश में आया तथा कतिपय अन्य लोग भी इस घटना में शामिल हैं। बहराइच में डीएम मोनिका रानी निरीक्षण करने बढ़ईनबाग गांव के प्राइमरी स्कूल पहुंची। इस दौरान स्कूल में 2 टीचर अनुपस्थित मिले। साथ ही डीएम ने कुछ बच्चों से बातचीत भी की। डीएम ने एक छात्रा से उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी, जिसके जवाब में छात्रा ने नई दिल्ली बोला। यह सुनकर डीएम हैरान रह गई। वहीं डीएम ने अनुपस्थित दोनों टीचर का 1 दिन का वेतन काटने को कहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, जिलाधिकारी मोनिका रानी ने वहां पर बच्चों से पूछा। प्राइमरी स्कूल का डीएम ने जायजा लिया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। संभल में जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया का अलग अंदाज दिखा, जहां वो एक गेहूं के खेत में पहले कटाई की और फिर वो स्कूल पहुंचे और बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की बातें सुनी और उनसे संवाद किया। डीएम की इस तस्वीर की संभल के लोग तारीफ कर रहे हैं। तो राजेंद्र पेंसिया जो कि संभल के डीएम हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया और साथ ही साथ फसल की कटाई करते हुए यहां पर दिखाई दिए। ये अलग अंदाज जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया का गेहूं
खेत में गेहूं काटा, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दिए। क्या है? दिवस, रात का पर्यायवाची। आज खजरा खाकम बहजोई ब्लॉक के अंदर एक ग्राम है। इसमें 2 विद्यालय हैं और दोनों में कुछ कमियां थी जिनको सही कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से बाउंड्री का अभाव है, तो बाउंड्री बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। और आज क्रॉप कटिंग का भी कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पूरे जनपद के अंदर प्रत्येक अधिकारी द्वारा जो राजस्व से जुड़ा है उनके द्वारा एक एवरेज निकाला जाता है कि जो हमारे खेत हैं उसमें उत्पादकता और उत्पादन कितना है। जौनपुर के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एक अहम फैसला सुनाया। उन्होंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। बता दें कि यह मामला करीब 8 साल पुराना 15 फरवरी 2017 का है। उस समय पूर्व सांसद धनंजय सिंह निषाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। वंदे भारत ट्रेन का डिपो गोरखपुर के रेलवे सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर के बगल में बनेगा। आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के पीछे वाली जमीन की पैमाइश के बाद विभाग से सहमति मिल गई है। हरी झंडी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद डिपो का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि गोरखपुर में पिछले 2 साल से वंदे भारत का डिपो नहीं बन पा रहा, न डिपो बन पा रहा है और न गोरखपुर को नई वंदे भारत मिल पा रही है। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच चल रही वंदे भारत की सफाई धुलाई न्यू वॉशिंग पिट में किसी तरह हो पा रही है। बाकी वंदे भारत की सफाई धुलाई के लिए रेलवे प्रशासन को अलग से डिपो बनाना ही पड़ेगा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल नमो भारत कॉरिडोर का शताब्दी नगर स्टेशन अब अपने फिनिशिंग चरण में पहुंच चुका है। फिलहाल नमो भारत न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चल रही है। मेरठ साउथ के बाद अगला स्टेशन शताब्दी नगर है। इस 6 किलोमीटर के खंड तक ट्रैक बिछाया जा चुका है और ओएचई का काम भी पूरा हो गया है। शताब्दी नगर स्टेशन की लंबाई 215 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। स्टेशन पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों का ठहराव होगा। यात्रियों के लिए 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं जो लगभग तैयार हैं। स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा भी होगी। नहीं, मुझे उम्मीद है कि पहले ही थोड़ा जल्दी शुरू होगी, क्योंकि जिस तरह से काम की प्रोग्रेस चल रही है। शताब्दी नगर आप जानते हैं दूसरा ऐसा स्टेशन है जहां पे मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सुविधाएं लोगों को मिलेगी। आप इमेजिन करिए कि मेरठ शताब्दी नगर से जब यहाँ आसपास की जितनी जनता है वो जब पौने घंटे में दिल्ली पहुँच पाएगी, तो उसकी आप मानिए कि कितना जीवन में टाइम की सेविंग होगी, कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। नाउ स्टेशन की अगर आप प्रोग्रेस देखें तो आप आज देखें कि ऑलमोस्ट फिनिशिंग वर्क भी एडवांस स्टेजेस पे है और ट्रायल रन्स भी हम ऑलमोस्ट एडवांस इस पे चल रहे हैं और अभी तक रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। खबर बांदा